नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द कहानी बाज के कहानियों में। हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी लेकर। इस कहानी को लिखा है शहादत हसन मंटो जी ने और इस कहानी का नाम है खुशियाँ। खुशियाँ सोच रहा था, बनवारी से काले तंबाकू वाला पान लेकर वो बनवारी की दुकान के साथ लगे उस संगीन चबूतरे पर बैठा हुआ था, जो दिन के वक्त टायरों और मोटरों के मुख्तलिफ पुर्जों से भरा होता था। रात के 8:30 बजे के करीब मोटर के पुर्जे और टायर बेचने वालों की वो दुकान बंद हो जाती थी और दुकान का संगीन चबूतरा खुशिया के लिए खाली हो जाता था। वो काले तंबाकू वाला पान आहिस्ता आहिस्ता चबा रहा था और सोच रहा था। पान की गाढ़ी तंबाकू मिली पीक उसके मुंह में इधर उधर फिसल रही थी। उसे ऐसा लग रहा था उसके ख्यालात दांतों तले पिसकर उस पीक में घुल रहे हैं। शायद यही वजह थी कि वो पीक फेंकना नहीं चाहता था। वो पान की पीक मुंह में पुलपुला रहा था और उस वाकये पर गौर कर रहा था जो उसके साथ पेश आया था। बस कोई आध घंटा पहले मामूल के मुताबिक उस चबूतरे पर बैठने से पहले उसे खेतबाड़ी की 5वीं गली में जाना पड़ा था। उसी गली के नुक्कड़ पर मंगलौर से आई नई छोकरी कांता रहती थी। खुशिया से किसी ने कहा था कि वो अपना मकान तब्दील कर रही है और वो इसी बात का पता लगाने के लिए वहां गया था। उसने कांता की खोली का दरवाजा खटखटाया था और अंदर से आवाज आई थी, कौन है? खुशिया ने कहा था, मैं खुशिया। आवाज शायद पिछले कमरे से आई थी। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला था और वो अंदर दाखिल हुआ था। जब कांता ने दरवाजा अंदर से बंद किया था तो खुशिया ने मुड़कर देखा था और उसकी हैरत की कोई इंतहा न रही थी। कांता नंगी खड़ी थी, बिल्कुल नंगी। वो अपने जिस्म को सिर्फ एक तौलिए से छिपाए हुए थी। छुपाए हुए भी क्या, कि छुपाने की जितनी चीजें होती हैं वो तो सब की सब खुशिया की हैरत ज़दा आंखों के सामने थी। कहो कहो खुशिया, कैसे आए? मैं नहाने ही वाली थी, बैठो बैठो। बाहर वाले से अपने लिए चाय तो कह आए होते। तुम तो जानते हो वो मुआ रमा यहाँ से भाग गया है। खुशिया, जिसकी आंखों ने कभी किसी औरत को यूं अचानक तौर पर नंगा नहीं देखा था, बहुत घबरा गया था। उसकी समझ में नहीं आया था कि वो क्या करे। उसकी आंखें जो यकायक उरियानी से दो चार हो गई थी, अपने आप को कहीं छुपाना चाहती थी। उसने जल्दी जल्दी सिर्फ इतना कहा था, जाओ जाओ तुम नहा लो। फिर एकदम उसकी जबान खुल गई थी। हिंदी साहित्य की ये दुनिया जहां कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं, एक विरासत है, और द कहानीबाज उसी विरासत को आज की पीढ़ी तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश है। मैं ये सब आपके लिए दिल से करता हूं, लेकिन अगर आप चाहें तो इस सफर में मेरा थोड़ा सा साथ दे सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड को स्कैन करके मुझे छोटा सा डोनेशन भेज सकते हैं। चाय के एक कप जितना भी सहयोग मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपका हर योगदान मुझे और बेहतर कहानियां सुनाने का हौसला देता है। शुक्रिया दिल से। और जब तुम नंगी थी तो दरवाजा खोलने की क्या जरूरत थी? अंदर से ही कह दिया होता, मैं फिर आ जाता। जाओ तुम नहा लो। उसकी बात सुनकर कांता मुस्कुराई थी। जब तुमने कहा खुशियाँ तो मैंने सोचा हर्ज क्या है, अपना खुशियाँ ही तो है, और मैंने दरवाजा खोल दिया। कांता की वो मुस्कुराहट अभी तक उसके दिलो दिमाग में तैर रही थी। कांता का नंगा जिस्म अब भी मोम के पुतले की मानिंद उसकी आंखों के सामने खड़ा था और पिघल पिघल कर उसके अंदर दाखिल हो रहा था। कांता का जिस्म खूबसूरत था। पहली मर्तबा खुशिया को मालूम हुआ था कि जिस्म बेचने वाली औरतें भी ऐसा सुडौल बदन रखती हैं, और उसे इस बात पर हैरत हुई थी। लेकिन उसे इस बात पर ज्यादा ताजुब हुआ था कि कांता नंग धड़ंग उसके सामने खड़ी हो गई थी और उसको लाज तक न आई थी। कांता ने कहा था, जब तुमने कहा खुशिया तो मैंने सोचा हर्ज क्या है, अपना खुशिया ही तो है, और मैंने दरवाजा खोल दिया। कांता और खुशिया एक ही पेशे में शरीक थे। वो कांता का दल्ला था। यूं वे एक दूसरे के बहुत करीब थे, लेकिन ये कोई ऐसी वजह नहीं थी कि कांता उसके सामने नंगी खड़ी हो जाती। वो कांता के अल्फाज में कोई और ही मतलब कुरेद रहा था। वो मतलब बैक वक्त इस कदर साफ और इस कदर मुबहम था कि वो किसी खास नतीजे पर पहुंच नहीं पा रहा था। उसने कांता का नंगा जिस्म देखा था, जो ढोलकी पर मड़े हुए चमड़े की तरह तना हुआ था। उसकी लुढ़कती हुई निगाहों से बिल्कुल बेपरवाह
कई बार हैरत के आलम में उसने कांता के सांवले सलोने जिस्म पर टोह लेने वाली निगाहें गाड़ी थी, मगर कांता के एक रोआ तक भी ना कांपा था। वो सांवले पत्थर की मूर्ति के मानिंद उसके सामने खड़ी रही थी, हर एहसास से आरी। एक मर्द के सामने एक नंगी औरत खड़ी थी। मर्द जिसकी निगाहें तो कपड़ों में ढकी छुपी औरत के जिस्म तक पहुंच जाती हैं, और जो ख्याल ही ख्याल में परमात्मा जाने कहाँ कहाँ पहुंच जाता है। लेकिन कांता जरा भी ना घबराई थी। उसकी आंखें जैसे उसी वक्त लॉन्ड्री में धुलकर आई थी। कांता को थोड़ी सी लाज तो आनी चाहिए थी, जरा सी सूखी तो उसके दिलों में पैदा होनी चाहिए थी। वो कस्बी है तो क्या हुआ, पर कस्बियां क्यों नंगी तो नहीं खड़ी हो जाती। खुशिया को दलाली करते हुए 10 बरस हो गए थे। इन 10 बरसों में वो पेशा करने वाली लड़कियों के तमाम राजों से वाकिफ हो चुका था। उसे मालूम था कि पाए धोनी के आखिरी सिरे पर जो छोकरी एक नौजवान को भाई बनाकर रहती है, इसलिए अछूत कन्या का रिकॉर्ड काहे करता मरूख प्यार अपने टूटे हुए बाजे पर बजाया करती है। उसे अशोक कुमार से बहुत बुरी तरह इश्क है, और कई वंचले अशोक कुमार से उसकी मुलाकात कराने का झांसा देकर अपना उल्लू सीधा कर चुके हैं। उसे मालूम था कि दादर में जो पंजाबन रहती है सिर्फ इसलिए कोटू पतलून पहनती है कि उसके एक यार ने कहा था, तेरी टांगे तो बिल्कुल इस अंग्रेज एक्ट्रेस की तरह है जिसने मराको और खूने तमन्ना में काम किया है। उसने कई बार ये फिल्म देखी थी, और जब उसके यार ने कहा था मार्लेन डेट्रेच इसलिए पतलून पहनती है कि उसकी टांगे बहुत खूबसूरत हैं और उसने अपनी टांगों का 2 लाख का बीमा करा रखा है, तो उसने पतलून पहननी शुरू कर दी थी, जो उसके चूतड़ों में बहुत फंस कर आती थी। उसे ये भी मालूम था कि मंझगांव वाली दक्षिणी छोकरी सिर्फ इसलिए कॉलेज के खूबसूरत लौंडों को फंसाती हैं कि उसे एक खूबसूरत बच्चे की माँ बनने का शौक है। उसको ये भी पता था कि वो कभी अपनी ख्वाहिश पूरी ना कर सकेगी, इसलिए कि वो बांझ है। उसे ये भी मालूम था कि उस काली मद्रासन का जो हर वक्त कानों में हीरे की बोटियां पहनने रहती है, रंग कभी सफेद नहीं होगा। वो उन दवाओं पर बेकार रुपया बर्बाद कर रही है जो वो अपना रंग सफेद करने के लिए आए दिन खरीदती रहती है। उसको उन तमाम छोकरियों का अंदर बाहर का हाल मालूम था जो उसके हल्के में शामिल थी, मगर ये बात उसके ध्यान में कभी आ ही नहीं सकती थी कि एक दिन कांता कुमारी, जिसका असली नाम इतना मुश्किल था कि वो उम्र भर याद नहीं कर सकता था, यह उसके सामने नंगी खड़ी हो जाएगी और उसको जिंदगी के सबसे बड़े ताज्जुब में डाल देगी। खुशियां सोच रहा था। सोचते सोचते उसके मुंह में पान की पीक इस कदर जमा हो गई थी कि अब वो मुश्किल से छालिया के नन्हे नन्हे रेजों को चबा सकता था, जो उसके दांतों की रेखों में से इधर उधर फिसल जाते थे। उसके तंग माथे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें नमूदार हो गई थी, जैसे मलमल में पनीर को आहिस्ता आहिस्ता से दबा दिया गया हो। जब वो कांता के नंगे जिस्म को अपने तसव्वुर में लाता था तो उसके गर्दन वकार को धक्का सा लगता था और उसे महसूस होता था जैसे उसका अपमान हुआ है। एकदम उसने अपने आप से कहा, यह अपमान नहीं तो क्या है। एक छोकरी नंगा धड़ंग तुम्हारे सामने खड़ी हो जाती है और कहती, हरज ही क्या है, तुम खुशियां ही तो हो। खुशियां ना हुआ, साला वो बिल्ला हो गया है जो हर वक्त तुम्हारे बिस्तर पर ऊँघता रहता है, तो और क्या। अब उसे यकीन हो गया कि सचमुच उसकी हतक हुई है। वो मर्द था और उसके इस बात की गैर महसूस तरीक पर तवक्को थी कि औरतें, ख्वाह वो शरीफ हों या बाजारी, उसे मर्द ही समझेंगी और उसके और अपने दरमियान वो पर्दा कायम करेंगी जो एक मुद्दत से चला रहा है। वो तो सिर्फ ये पता लगाने कांता के यहाँ गया था कि वो कब मकान तब्दील कर रही है और कहाँ जा रही है। कांता के पास उसका जाना अक्सर बिजनेस से मुत्तलिक था। अगर वो कांता की बाबत सोचता कि जब वो उसका दरवाजा खटखटाएगा उस वक्त वो अंदर क्या कर रही होगी, तो उसके तसव्वुर में ज्यादा से ज्यादा इतनी बातें आती, सिर पर पट्टी बांधे लेटी हुई होगी, बिल्ली के बालों में से पिस्सू निकाल रही होगी, उस बाल सफा पाउडर से अपनी बगलों के बाल उड़ा रही होगी जो इतनी बास मारता है कि उसकी नाक बर्दाश्त नहीं कर सकती, ताश फैलाए पलंग पर अकेली बैठी पेशेंस खेलने में मशगूल होगी। बस इतनी बातें थी जो उसके जहन में आ सकती थी। अपने घर में किसी को वो रखती नहीं थी, इसीलिए उस बात का ख्याल तो आ ही नहीं सकता था। लेकिन कांता का दरवाजा खटखटाते हुए उसने कुछ भी ना सोचा था।
वो तो वहां काम से गया था और कांता, वो कांता जिसको वो हमेशा कपड़ों में देखा करता था, अचानक उसके सामने बिल्कुल नंगी खड़ी थी। बिल्कुल नंगी कि एक छोटा सा तौलिया तो कुछ भी नहीं छुपा सकता। उसने महसूस किया था कि जैसे वो खुद नंगा हो गया है। अगर बात सिर्फ इतनी होती तो वो अपनी हैरत किसी न किसी हीले से दूर कर लेता, लेकिन उसने तो कहा था, जब तुमने कहा खुशियां, तो मैंने सोचा हर्ज क्या है, अपना खुशियां ही तो है। और मैंने दरवाजा खोल दिया। और यही बात उसे खाए जा रही थी। साली मुस्कुरा रही थी। वो बार बार बड़बड़ा रहा था। वो महसूस कर रहा था कि कांता का जिस्म ही नहीं, उसकी मुस्कुराहट भी नंगी थी। उसे बार बार बचपन के वो दिन याद आ रहे थे जब पड़ोस की एक औरत उससे कहा करती थी, खुशियां बेटा जा दौड़ के जा, ये बाल्टी पानी से भर ला। जब वो बाल्टी भर के लाया करता था तो वो औरत धोती के पर्दे के पीछे से कहा करती थी, इधर आके मेरे पास रख दे, मैंने मुंह पर साबुन मला हुआ है, मुझे कुछ सुझाई नहीं देता। वो धोती का पर्दा हटाकर बाल्टी उस औरत के पास रख दिया करता था और उसे साबुन की झाग में लिपटी एक नंगी औरत नजर आया करती थी, मगर उसके दिल में किसी किस्म का हैजान पैदा नहीं होता था। तब मैं बच्चा था, बिल्कुल भोला भाला। बच्चे और मर्द में बहुत फर्क होता है। बच्चों से कौन पर्दा करता है, मगर अब तो मैं पूरा मर्द हूं। मेरी उम्र इस वक्त 28 वर्ष के करीब है और 28 वर्ष के जवान आदमी के सामने तो कोई बूढ़ी औरत भी नंगी खड़ी नहीं होती। खुशिया की सोच उसकी उलझन बन गई थी। कांता ने उसे समझा क्या है, क्या उसमें वो तमाम बातें नहीं जो एक जवान मर्द में होती है। इसमें कोई शक नहीं कि वो कांता को यक बयक नंग धड़ंग देखकर बहुत घबरा गया था, लेकिन चोर निगाहों से क्या उसने कांता की उन चीजों का जायजा नहीं लिया था जो हर रोज के इस्तेमाल के बावजूद अभी अपनी असली हालत पर कायम थी। क्या परेशान होने के बावजूद उसके दिमाग में ख्याल नहीं आया था कि 10 रुपये में कांता बिल्कुल महंगी नहीं? क्या उसने नहीं सोचा था कि दशहरे के दिन बैंक का वो मुंशी जो 10 रुपये की रियायत ना मिलने पर वापस चला गया था, गधा था? क्या एक लम्हे के लिए उसके तमाम पट्टों में एक अजीब किस्म का खिंचाव पैदा नहीं हो गया था? क्या उसने ऐसी अंगड़ाई नहीं लेनी चाहिए थी कि उसकी हड्डियां तक चटकने लगे? फिर क्यों मंगलौर की उस सांवली छोकरी ने उसको मर्द ना समझा और खुशियां समझकर अपना सब कुछ देखने दिया? उसने गुस्से में आकर पान की गाढ़ी पीक थूक दी और फुटपाथ पर कई बेल बूटे बना दिए। पीक थूक कर वो उठा और ट्राम में बैठकर अपने घर चला गया। घर पहुंचते उसने नहा धोकर नई धोती पहनी, नया कुर्ता पहना। उसी बिल्डिंग में जहां वो रहता था एक सैलून था। उसने अंदर जाकर आईने के सामने अपने बालों में कंघी की, फिर फौरन ही उसे कुछ ख्याल आया तो वो कुर्सी पर बैठ गया। उस रोज वो दूसरी मर्तबा दाढ़ी मुड़वाने बैठा था। हज्जाम ने कहा, अरे भाई खुशिया, भूल गए क्या? सुबह ही तो मैंने तुम्हारी दाढ़ी मोड़ी थी। उसने बड़ी मतानत से अपनी दाढ़ी पर उल्टे रुख हाथ फेरते हुए कहा, यार खूटी कुछ अच्छी तरह नहीं निकली थी। अच्छी तरह खूटी निकलवा कर और चेहरे पर पाउडर मलवा कर वो सैलून से बाहर निकला। सामने ही टैक्सियों का अड्डा था। उसने बंबई के मखसूस अंदाज में छी छी करके एक टैक्सी ड्राइवर को अपनी तरफ मुतवज्जा किया और हाथ के इशारे से टैक्सी लाने के लिए कहा। जब वो टैक्सी में बैठ गया तो ड्राइवर ने मुड़कर उससे पूछा, कहाँ जाना है सेठ? टैक्सी ड्राइवर के उन 4 लफ्जों ने, खास तौर पर सेठ ने, उसको बहुत मसरूर किया। मुस्कुराकर उसने बड़े दोस्ताना लहजे में जवाब दिया, वो भी बताएंगे, पहले तुम ओपेरा हाउस की तरफ चलो। लेमिंगटन से होते हुए ड्राइवर ने मीटर की लाल झंडी का सिर नीचे दबा दिया। टन टन हुई और फिर टैक्सी ने लेमिंगटन रोड पर रुख इख्तियार कर लिया। जब लेमिंगटन रोड का सिरा आ गया तो उसने ड्राइवर को हिदायत दी, बाएं हाथ को मोड़ लो। टैक्सी बाएं हाथ को मुड़ गई। अभी ड्राइवर ने गियर भी ना बदला था कि उसने कहा, ये सामने वाले खंबे के पास रोक लेना जरा। ड्राइवर ने ऐन खंबे के पास टैक्सी रोक ली। खुशिया ने दरवाजा खोला और सामने की पान की दुकान पर चला गया। उसने एक पान लिया और फिर एक आदमी से जो पान की दुकान के पास ही खड़ा था चंद बातें की। फिर उस आदमी को उसने टैक्सी में अपने साथ बिठा लिया और ड्राइवर से कहा, सीधा चलो। टैक्सी देर तक चलती रही। खुशिया ने जिधर इशारा किया ड्राइवर ने टैक्सी उधर घुमा दी। आखिर मुख्तलिफ पुर रौनक बाजारों में से गुजरने के बाद टैक्सी एक नीम रोशन नीली में दाखिल हुई। गली में आमदो रफ्त बहुत कम थी। कुछ लोग सड़क किनारे बिस्तर जमाए लेटे हुए थे, कुछ लोग बड़े इत्मीनान से चंपी करा रहे थे। टैक्सी जब उन चंपी करने वालों से आगे निकल गई और गली के नुक्कड़ पर काट के एक बंगलेनुमा मकान के पास पहुंच गई तो खुशिया ने ड्राइवर को ठहरने के लिए कहा, बस अब यहां रुक जाओ।
जब टैक्सी रुक गई तो खुशिया ने उस आदमी को जिसे वो पान की दुकान से अपने साथ बिठा लाया था आहिस्ता से कहा, जाओ, मैं यहीं इंतजार करता रहता हूँ। जाओ, मैं यहीं इंतजार करता हूँ। वो आदमी बेवकूफ़ों की तरह खुशिया की तरफ देखता हुआ टैक्सी से बाहर निकला और सामने वाले चौबी मकान में दाखिल हो गया। खुशिया जमकर बैठ गया। उसने अपनी एक टांग दूसरी टांग पर रखकर जेब से बीड़ी निकाली और सुलगाई, फिर एक दो कस लेने के बाद ही सड़क पर फेंक दी। वो बहुत मुज़तरिब था, उसके सीने में फड़फड़ाहट सी हो रही थी। उसे ऐसा लगा कि ड्राइवर ने बेकार ही टैक्सी का इंजन चला रखा है। उसने तेजी से कहा, क्यों बेकार को इंजन चला रखा है तुमने? ड्राइवर ने मुड़कर खुशिया की तरफ देखा और कहा, सेठ, इंजन तो बंद है। जब खुशिया को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसका इज़्तिराब और भी बढ़ गया और उसने कुछ कहने की बजाय अपने होंठ चबाने शुरू कर दिए। फिर एकाएक उसने अपने सिर पर वो कश्ती नुमा टोपी पहन ली जो अब तक उसने अपनी बगल में दबा रखी थी। उसने ड्राइवर का शान हिलाया और कहा, देखो, अभी एक छोकरी आएगी, जो ही वो अंदर दाखिल हो तुम टैक्सी चला देना। घबराने की कोई बात नहीं है, मामला ऐसा वैसा नहीं है। इतने में सामने की चौबी के मकान से दो लोग बाहर निकले। आगे आगे वो आदमी था जो खुशिया के साथ आया था और पीछे पीछे कांता थी। कांता ने शोख रंग की साड़ी पहन रखी थी। खुशिया झट से दाएं कोने की तरफ सरक गया। उस आदमी ने टैक्सी का पिछला बायां दरवाजा खोला और कांता को अंदर दाखिल करके एक धक्के से दरवाजा बंद कर दिया। कांता भी ठीक तरह से बैठ भी ना पाई थी कि उसकी हैरत भरी आवाज जो चीख से मिलती जुलती थी टैक्सी के अंधेरे में उभरी। खुशिया, तुम? हाँ, मैं। तुम्हारे रुपये मिल गए ना? फिर खुशिया ने अपनी मोटी आवाज में कहा, देखो ड्राइवर, टैक्सी जुहू ले चलो। ड्राइवर ने सेल्फ दबाया तो इंजन फड़फड़ाया। कांता ने क्या कहा, खुशिया ने क्या सुना, कुछ पता नहीं। टैक्सी एक धचके के साथ आगे बढ़ी और उस आदमी को सड़क के बीच हैरत ज़दा छोड़कर नीम रोशन गली में गायब हो गई। इसके बाद कभी किसी ने खुशिया को मोटर के पुर्जे की दुकान की संगीन चबूतरों पर नहीं देखा। आज की कहानी में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होंगी। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए द कहानीबाज। धन्यवाद। हिंदी साहित्य की ये दुनिया जहाँ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं, एक विरासत है, और द कहानीबाज उसी विरासत को आज की पीढ़ी तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश है। मैं ये सब आपके लिए दिल से करता हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो इस सफर में मेरा थोड़ा सा साथ दे सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके मुझे छोटा सा डोनेशन भेज सकते हैं। चाहे कि एक कप जितना भी सहयोग मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपका हर योगदान मुझे और बेहतर कहानियां सुनाने का हौसला देता है। शुक्रिया दिल से।